बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा हाल, साथ ही कल के लिए क्या रहे आपकी स्ट्रैटेजी। शो में हमारे साथ शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी, उनसे समझेंगे कल के लिए स्ट्रैटेजी। और आज शो में हमारे साथ खास मेहमान है सेठी मार्ट के विकास सेठी। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। पूरी रिसर्च टीम है हमारे साथ, उनका भी परिचय करा देते हैं। आशीष चतुर्वेदी से जानेंगे आज के बाजार का पूरा हाल। ब्रजेश मिश्रा हमें बताएंगे पीएनबी हाउसिंग के प्रेफरेंशियल इशू का छोटे शेयर धारकों पर क्या पड़ा असर। चेतन हमें बताएंगे एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल पर सरकार के प्लान की एक्सक्लूसिव जानकारी। कुशल से जानेंगे वैक्सीनेशन पर 150 रुपए सर्विस चार्ज फिक्स होने का निजी अस्पतालों पर क्या पड़ेगा असर। देवांशी बताएंगे मार्च तिमाही में कैसे रहेंगे बाटा के नतीजे। और मानसी से जानेंगे मार्च तिमाही में कैसे रह सकते हैं गेल के नतीजे। सबसे पहले आज के बाजार का कारोबार समझ लेते हैं। हमने देखा दिन भर की सुस्ती के बाद सेंसेक्स और निफ्टी मामूली गिरावट पर बंद हुए। निफ्टी ने 15,740 की सपाट क्लोजिंग दी, तो सेंसेक्स 53 अंक गिरकर 52,275 पर रहा। आज बैंक शेयरों पर काफी दबाव था और निफ्टी बैंक 358 अंकों की गिरावट के साथ 35,100 के नीचे जाकर बंद हुआ। एफआईआईज और डीआईआईज के डेटा पर एक नजर डाल लेते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में आज 1,423 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने आज 1,627 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। और आइए अब एडिटर स्टेक में अनिल जी से समझते हैं आज के कारोबार को और अच्छे से। भारतीय बाजारों में आज भले ही सेंसेक्स निफ्टी की क्लोजिंग से आपको सुस्ती के संकेत मिल रहे हो और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग से कमजोरी के, लेकिन आज का दिन भी ऐतिहासिक था। और ऐतिहासिक इस लिहाज से कि निफ्टी ने आज फिर से एक नया रिकॉर्ड बनाया और 15,778 के लेवल तक पहुंचा। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ने लगातार छठे दिन नया रिकॉर्ड बनाया और हाई लेवल पर जाकर ट्रेड करते हुए दिखे। तो इंडेक्स की सुस्ती बाजार में आपको भले ही कम एक्शन दिखा रही हो, लेकिन एक्शन रहा भरपूर। हाँ, बैंकिंग शेयरों में जरूर थोड़ा नुकसान था और इसके साथ साथ मेटल शेयर भी पिटे, इसलिए बाजार हरे निशान में बंद होने में कामयाब नहीं हुए। लेकिन आईटी शेयरों ने आज बाजार को संभालने का काम किया। साथ ही एफएमसीजी शेयरों में भी थोड़ी खरीदारी लौटती हुई दिखी। तो सेक्टोरल चर्निंग बाजार में लगातार बरकरार है और सेकंड बेस्ट क्लोजिंग अब तक की मिली है निफ्टी में। 15,700 के ऊपर बंद होना अपने आप में ताकत दिखाता है। और पहले सपोर्ट लेवल जो निफ्टी पर बनकर आता है 15,675 15,700, बाजार ने वहीं पर सपोर्ट लिया। पूरे दिन सीमित दायरे में कारोबार किया और एकदम फ्लैट सी क्लोजिंग। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में चुनिंदा कारोबार रहा। हालांकि पिछले 3-4 दिनों से जैसी एक तरफा तेजी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बन रही वैसी तो नहीं थी। काफ़ी शेयरों में आज प्रॉफिट बुकिंग भी आती दिखी, लेकिन जहां भी स्टोरीज हैं, नई नई कहानियां हैं और नए स्टॉक सामने आते दिख रहे हैं, वहां पर एक्शन अब भी भरपूर है, बरकरार है। और वो आज भी ब्रॉडर मार्केट में देखने को मिला और यही वजह थी लगातार छठे दिन ये दोनों ही इंडेक्स तेजी के साथ बंद हुए। बैंकिंग शेयरों में 35,000 के लेवल को बैंक निफ्टी मुश्किल से क्लोजिंग लेवल पर होल्ड करने में कामयाब रहा। एकदम अपने अहम सपोर्ट लेवल पर आया है, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो एक तरफा तेजी के बाद बाजार थोड़ी सी अपनी रफ्तार तो धीमी करेंगे, कहीं तो रुकेंगे। एग्जैक्टली वही होता दिख रहा है, लेकिन निचले स्तरों से लगातार खरीदारी भी आती दिख रही है। तो मिले जुले संकेत हैं, चाहे वो एफआईज के और घरेलू फंड के डेटा देख लें। मिले जुले संकेत ग्लोबल मार्केट्स के हैं। कोरोना के संकेत अब आंकड़े कम होते दिख रहे हैं, वो अच्छे हैं और ट्रेंड मजबूत है। तो दोनों तरह के संकेतों के बीच बाजार सीमित दायरे में कारोबार करते हुए दिखेंगे। तो शॉर्ट टर्म व्यू आप देखेंगे तो थोड़ा सा सावधानी का है, बाकी अभी तक पोजिशनल व्यू बिल्कुल तेजी की तरफ बरकरार है। अब कल के लिए बाजार पर स्ट्रैटेजी भी अनिल जी से जानेंगे, लेकिन उससे पहले बाजार में आज के एक्शन को सेक्टर स्पेसिफिक समझते हैं। हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी। आशीष, बताएं जरा आज खबरों के दम पर कहां सबसे ज्यादा एक्शन था? देखिए, आज बाजार में बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिला। निफ्टी और सेंसेक्स अगर आप देखें तो बहुत मामूली गिरावट के साथ फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली। हालांकि निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी भी रही, लेकिन निफ्टी बैंक ने देखे तो आज बाजार को निराश किया। करीब 350 अंकों की गिरावट क्लोजिंग के समय निफ्टी बैंक में देखने को मिली। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है भरपूर था बाजार में। स्टॉक्स में बाजार के विपरीत जो है अच्छी तेजी देखने को मिली। सबसे पहले वो स्टॉक्स देख लेते हैं जो हमने आपको जी बिजनेस पर बताया। आरती इंडस्ट्रीज ये आपको स्टॉक बताया था, वागली जी ने अच्छी तेजी स्टॉक में देखने को मिली। कोस्टल कॉर्पोरेशन ये स्टॉक जी बिजनेस
पर हाईलाइट हुआ था, 20% का अपर सर्किट स्टॉक पर लगा। स्पार्क और टाइटन आपको विश्वेश जी ने बताया, और टाटा मोटर्स जो है जेठकर ने खरीदारी गिराई थी, अच्छी तेजी स्टॉक में देखने को मिली। लेकिन आज एक और खास तबका बाजार में रहा जिसमें एक्शन भरपूर रहा, वो है केमिकल स्टॉक्स। तमाम केमिकल स्टॉक्स में अगर आप देखें तो अच्छी तेजी देखने को मिली। आखिरी घंटे में हिमाद्री स्पेशलिटी, गुजरात फ्लोरो, आरती इंडस्ट्रीज के बारे में मैंने बताया, अच्छी खरीदारी वहां पे देखने को मिली। इसके अलावा अगर आप देखें तो मेटल स्टॉक, चूंकि जो चीन से संकेत आ रहे हैं कुछ खास नहीं है, इसका एक असर देखने को मिला। हिंदुस्तान कॉपर में गिरावट रही, नाल्को, हिंडाल्को और वेदांता, यहां पर भी गिरावट का रुझान देखने को मिला। आईटी स्टॉक्स में अगर आप देखें तो पिछले 3 दिन से मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। कल बाजार के जो दिग्गज आईटी स्टॉक्स थे वहां पर खरीदारी देखने को मिली। आज जो है आज के सत्र में जो मिड कैप स्टॉक्स है, मिसाल के तौर पर आप देखिए जेंसार टेक है, न्यूजन सॉफ्टवेयर, टाटा एलेक्सा, यहाँ पर बढ़िया खरीदारी देखने को मिली। ई क्लर्क्स, इसके अलावा एल&टी ट्विंस जो है, एल&टी इन्फोटेक, एल&टी टेक्नोलॉजीज, यहाँ पर भी बढ़िया तेजी का रुझान देखने को मिला। एक और सेक्टर खास राज बाजार में वो है पूरे इंटरनेट स्टॉक्स। अगर आप देखें तो रूट मोबाइल के मैनेजमेंट से हमने बात की, अच्छी तेजी स्टॉक में रही। एफएल इंडिया, इंडिया मार्ट स्टॉक्स में भी एक निचले स्तरों से बढ़िया एक्यूमुलेशन देखने को मिला। शुगर सेक्टर्स में लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं, इसका एक असर देखने को मिल रहा है। आज भी अगर आप देखें तो तमाम जितने भी शुगर स्टॉक्स हैं बढ़िया खरीदारी यहाँ पर देखने को मिली। 10% से ज्यादा का उछाल त्रिवेणी इंजीनियरिंग में देखने को मिल रहा। बलरामपुर चीनी, रेणुका शुगर्स, द्वारिका शुगर्स, तमाम ऐसे स्टॉक हैं जहां पर कम से कम 5% तक के मूव्स आपको देखने को मिले। और आखिरी 1 घंटे में अगर आप देखें तो जो ऑटो स्टॉक्स हैं यहाँ पर भी जो रफ्तार है वो बढ़ती हुई नजर आई। टाटा मोटर्स, बॉश, भारत फोर्ज और अशोक लेलैंड बढ़िया बढ़त के साथ बंद हुए। विकास जी, आपके पास आ रहे हैं आज के बाजार पर आपकी राय, और आने वाले दिनों में बाजार की कैसी चाल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, साथ ही कल के लिए इंट्राडे पिक कौन सी रहेगी और पोजिशनल व्यू कहां पर रखें? बिल्कुल स्वाति, जहां तक आज के बाजार का सवाल है, बाजार वैसे तो दिन भर की उतार चढ़ाव के बाद फ्लैट से बंद हुए, बट एक और जहां पे मेटल्स और एनबीएफसीज और बैंक्स में दबाव था, वहीं दूसरी ओर हमने देखा आईटी स्टॉक्स, पावर स्टॉक्स, फिर आपके चुनिंदा स्टॉक्स ऑटो सेक्टर से जैसे टाटा मोटर्स या भारतीय एयरटेल, इन सब में एक अच्छी खासी तेजी थी। तो ऑल इन ऑल बाजार फ्लैट से बंद हुए, बट मुझे लगता है बाजार में बिल्कुल तेजी में ही रहना चाहिए। यहाँ से भी अपसाइड और नजर आती है। और आज तो फिर भी कोई न्यूज नहीं थे, बट मुझे लगता है थोड़ा बहुत इंटरनेशनल न्यूज अगर पॉजिटिव रहेंगे या फिर थोड़ी मेटल्स में अगर तेजी शुरू होती है तो बाजार में डेफिनेटली यहाँ से अच्छे अपसाइड देखने को मिलेंगे। तो तेजी की सलाह है। बाकी कल के लिए जो मेरा टॉप पिक रहेगा वो रहेगा एक रियल एस्टेट स्टॉक, प्रेस्टीज एस्टेट। इस स्टॉक को मैंने हाल ही में भी रेकमेंड करा था निचले लेवल्स पे। आज ये 290 के आसपास बंद हुआ है। साउथ इंडिया बेस्ड एक रियल एस्टेट कंपनी है, एक दमदार कंपनी है, और हाल ही में इनकी एक डील हुई थी ब्लैकस्टोन के साथ, तो इन्होंने करीबन 7,500 करोड़ रुपए जुटाए, जो कि कर्ज को कम करने में यूज करेगी कंपनी, और कई नए प्रोजेक्ट लॉन्च करे हैं कंपनी ने, वो भी एक बड़ा पॉजिटिव है। और उसके अलावा दमदार फंडामेंटल्स है, और आज इस स्टॉक को पिक कर रहा हूँ। आज इसके नतीजे आने हैं, हो सकता है नतीजे आगे हों, अभी थोड़ी देर पहले तो मुझे पता नहीं, बट नतीजे आने हैं। और जिस तरह के रियल एस्टेट कंपनीज के नतीजे आए हैं, जैसे ब्रिगेड इंटरप्राइजेस के हाल ही में नतीजे आए, मुझे लगता है नतीजे बहुत ही दमदार होंगे जनवरी टू मार्च क्वार्टर के, और कल इस स्टॉक में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिलना चाहिए। तो कल के मेरे टारगेट है इसमें 305 रुपए के, स्टॉप लॉस रखना है 285 रुपए का। और जहां तक मेरी पोजिशनल पिक का सवाल है, टाटा पावर को मैंने आज पिक किया है, जो कि आज 115-16 के लेवल पे बंद हुआ है। दमदार कंपनी है, टाटा ग्रुप की भारत की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड पावर कंपनी है। करीबन 12.8 गीगावाट की इनकी कैपेसिटी है, और उसमें से 30% मीनिंग अराउंड 3.8 गीगावाट इनका रिन्यूएबल एनर्जी है, मतलब क्लीन एनर्जी पावर है। और ऐसे माना जा रहा है बाजार में अकेले हैं कि ये कंपनी अपनी रिन्यूएबल एनर्जी आर्म को का आईपीओ ला सकती है बहुत ही जल्दी। अगर वैसा कुछ होता है तो डेफिनेटली ये स्टॉक यहाँ से बहुत आगे जा सकता है। तो इस स्टॉक में पोजिशनल तौर पे खरीदारी करने की सलाह है। मेरा पोजिशनल इस पे 140 रुपए का टारगेट है, स्टॉप लॉस रखना है 105 रुपए। तो विकास सेठी जी की राय, एक दिन की खरीदारी इंट्राडे प्रेस्टीज एस्टेट में करने की सलाह, और पोजिशनल व्यू हफ्ते भर का नजरिया टाटा पावर में रखने का सुझाव उन्होंने दिया है। बातचीत उनसे जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले कुछ और खबरों पर अपने तमाम सहयोगियों से भी बात कर लेते हैं। जैसे क्या प्रेफरेंशियल इशू से पीएनबी हाउसिंग के छोटे शेयर धारकों को नुकसान हुआ है? पूरी खबर अच्छे से समझते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्रजेश मिश्रा है। बताइए ब्रजेश। प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म एसईएस ने
पीएनबी हाउसिंग में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर कई सारे सवाल खड़े किए हैं। सबसे अहम बात जो कही है ये कही है कि प्रेफरेंशियल के बजाय अगर राइट्स इशू आता तो सारे जो निवेशक हैं उनको बराबरी का मौका मिलता। ये भी कहा है कि पीएनबी अगर राइट्स इशू आता तो पीएनबी को करीब 2000 करोड़ रुपए से अधिक का फायदा होता, क्योंकि पीएनबी अगर खुद पार्टिसिपेट नहीं करता तो अपने जो राइट्स के एंटाइटलमेंट हैं उनको बेचता, जिससे 2000 करोड़ रुपए से अधिक का पीएनबी को फायदा होता। ये बात कही। दूसरी बात ये कही कि अगर बुक वैल्यू कंपनी का 540 रुपए है तो प्रेफरेंशियल ऑफर 390 रुपए में ही क्यों आ रहा है। ये भी कहा कि आईसीडीआर के तहत जो प्राइस बताई गई है लेकिन वैल्यूएशन की रिपोर्ट का कहीं कोई जिक्र नहीं है और ऐसा करना कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के खिलाफ है। ओपन ऑफर के बारे में ये कहा है कि ये महज दिखावा है, क्योंकि आज जब शेयर की कीमत इतनी ज्यादा है तो 403 रुपए के भाव पर भला ओपन ऑफर में कोई अपना शेयर क्यों देगा। ये एक अहम सवाल और उठाया है कि बिना वाजिब कंपनसेशन के या प्रीमियम के मैनेजमेंट कंट्रोल जो पीएनबी छोड़ेगा वो आखिर बिना वाजिब कंपनसेशन के क्यों छोड़ रहा है, क्योंकि आमतौर पर ये चलन है कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो प्रीमियम लिया जाता है और हायर कंपनसेशन लिया जाता है। एक सवाल इस पर भी है कि पीएनबी ने जनवरी 2020 में ये कहा था कि जो कंपनी का कंट्रोल है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में जो उनकी शेयर होल्डिंग है वो कभी 26% से नीचे नहीं आएगी, और अचानक जो ये प्लान पूरा लाया गया है इसमें 20% से नीचे चली जाएगी, 20% पर चली जाएगी पीएनबी हाउसिंग की हिस्सेदारी। तो फिर इतना अचानक इतना बड़ा और अचानक में ये बदलाव क्यों किया जा रहा है। इसमें अगर और भी मुद्दों पर देखें तो ये डिस्क्लोजर को लेकर भी सवाल उठाया है। कहा है कि मार्केट कैप से अधिक का इशू ला रहे हैं, उसके बाद भी डिस्क्लोजर बड़ा जेनेरिक है कि कंपनी को जरूरत है इस वक्त जो है ज्यादा पूंजी की कंपनी को और मजबूत बनाने के लिए और ज्यादा लेंडिंग करने के लिए। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन ये बड़ी जेनेरिक किस्म का डिस्क्लोजर है, जबकि इशू का साइज जो है काफी बड़ा है। ऐसे में जो एडवाइस है एसीएस की अपने जो बड़े शेयर होल्डर्स को वो ये है कि 22 जून को जो कंपनी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है वहां पर इस प्रस्ताव के खिलाफ वो वोट करें। हालांकि पीएनबी हाउसिंग का जो मीडिया को जवाब है वो ये है कि जो पैसे की जरूरत है, जो फंड रेजिंग हो रही है वो कैपिटल एडिक्वेसी और ग्रोथ की जरूरतों को पूरा करने के लिए हो रही है। बहुत शुक्रिया ब्रजेश। पीएनबी हाउसिंग के अलावा एक और एक्सक्लूसिव खबर जो है वो है दरअसल एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल से जुड़ी हुई। अब सरकार एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल पर टैक्स इंसेंटिव देने पर विचार कर रही है और हमारे सहयोगी चेतन भूटानी पूरी खबर के साथ हमारे साथ है। बताइए चेतन, क्या है एक्सक्लूसिव खबर ये? जी बिल्कुल, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए यहाँ पे बहुत अच्छी खबर यहाँ पे आ जाए। इनफैक्ट हमारे टॉप गवर्नमेंट सोर्सेज हमको इस टाइम पे बता रहे हैं कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो फ्यूल रिटेल करती हैं जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एचपीसीएल, बीपीसीएल, ये 3 से 4 कंपनियों के लिए बहुत ही खास खबर यहाँ पे आते हुए, क्योंकि अगर आने वाले समय में भारत सरकार का जो प्लान है इथेनॉल इम्प्लीमेंटेशन का, उसमें नीति आयोग, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, डिपार्टमेंट ऑफ फूड, नीति आयोग और काफ़ी बड़ी बड़ी मंत्रालय इन्वॉल्व है। श्याम के साथ उन्होंने काफ़ी मीटिंग भी की ऑटो इंडस्ट्री के साथ, और ये निकल के आया कि भारत सरकार ये चाहती है कि आने वाले 1 साल में ऑटो इंडस्ट्री जो है वो 2 व्हीलर्स इथेनॉल पे निकालने वाले, चलने वाले इनफैक्ट लेके आए, और ताकि उस पर जो ग्रोथ मोमेंटम है इथेनॉल का वो आगे बढ़ता रहे। इनफैक्ट जो दूसरी सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर जो अब हम दर्शकों को बता रहे हैं वो ये है कि जो ऑयल रिटेलर्स होंगे जो ये इथेनॉल का तेल बेचेंगे, ब्लेंडेड फ्यूल जो होगा वो उस पर बेचेंगे, उस पर भारत सरकार का प्रपोजल है कि हैवी टैक्स इंसेंटिव्स दिए जाएं ऑयल रिटेलर्स को और कंज्यूमर्स को, ताकि दोनों तरफ डिमांड बढ़े और ताकि दोनों ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और कस्टमर्स दोनों इनफैक्ट आगे जाकर और इंकरेज हों इथेनॉल लेने के लिए। इनफैक्ट भारत सरकार ने E95, E100, E20, E5 सब नोटिफाई करा हुआ है। इनफैक्ट रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने E100 इथेनॉल 100% को भी एक स्टैंड अलोन फ्यूल डिक्लेयर किया हुआ है। तो ये बहुत अहम डेवलपमेंट है। भारत सरकार आने वाले समय में कुछ ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करेगी जिसमें हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इथेनॉल कंपनियां जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को अपना इथेनॉल बेचेंगी वो उनको काफ़ी एक हैवी टैक्स इंसेंटिव, हैवी टैक्स रिलीफ आने वाले समय में मिल सकता है। और ऑफकोर्स कस्टमर के लिए तो ये विन विन सिचुएशन है, क्योंकि अगर वो इथेनॉल का व्हीकल खरीदते हैं तो उस पर भी वैसे भी एक टैक्स रिबेट मिलता है, लेकिन तेल पे भी टैक्स रिबेट मिलने की आशंका पूरी है। बहुत शुक्रिया चेतन एक्सक्लूसिव खबर हम तक पहुंचाने के लिए। आइए अब आने वाले कुछ नतीजों पर भी चर्चा कर लेते हैं। कल
मार्च तिमाही में बाटा के नतीजे पेश होंगे और कैसे नतीजे रह सकते हैं, अनुमान क्या कह रहा है, देवांशी के पास चलते हैं। देवांशी जरा बताएं, मार्च तिमाही में बाटा से क्या उम्मीदें हैं? बाटा से इस तिमाही में थोड़े से मिले जुले नंबर्स आने का अनुमान लगाया जा रहा है। यही नहीं, जो इतने भी स्ट्रीट है वो काफ़ी डिवाइडेड है प्रॉफिट के नंबर्स को लेके। और सबसे ज़्यादा आप देखिए जो अनलॉकिंग होती हुई देखिए उसमें ज़्यादातर स्टोर्स खुले थे, लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कई ऐसे शहर थे जहाँ पे अनलॉकिंग नहीं हुई थी और इसका इम्पैक्ट आता हुआ दिखा था। तो इन सब के चलते जो नंबर्स हैं वो काफ़ी मिक्स आते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो इस बार आई का सहारा मिलता हुआ दिख रहा है वो दो वजह से है। जो शहरी है वहाँ से काफ़ी अच्छी ग्रोथ आती हुई दिखी है, Tier 1 सिटीज से अच्छी ग्रोथ आती हुई दिखी है, और साथ ही जो बेस है इनका वो काफ़ी लो था और इसी के चलते आपको नंबर्स थोड़े से बेहतर आते हुए दिखेंगे टॉप लाइन और बॉटम लाइन में करीब 4% तक की बढ़त देखने का अनुमान लगाया जा रहा है। जो मार्जिन है वहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा, वो इसलिए क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट मिक्स है वो थोड़ा सा कमज़ोर था, यानी कि जो लो मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स है उनकी बिक्री थोड़ी सी ज़्यादा होती हुई दिखी है। ऑनलाइन बिक्री से काफ़ी सहारा मिलता हुआ दिखा है इनको, और दूसरी तरफ इनके जो कामकाजी खर्च हैं क्योंकि स्टोर्स काफ़ी बंद थे तो ये कम होते हुए दिखे हैं। ओवरऑल एबिटा 2% तक कम होता हुआ दिख सकता है, जो कुल आय है वो 10% तक बढ़ती हुई दिखेगी। मार्जिन 22% से कम होकर 20% रह सकते हैं और जो मुनाफा है उसमें 4% तक की बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन जो कमेंट्री होगी अनलॉकिंग को लेके और साथ ही नए स्टोर्स खोलने पर, कितने स्टोर्स अब खुलते हुए दिखे हैं, आने वाले समय में मार्जिन को लेके क्या गाइडेंस बनती हुई दिख रही है, क्या आउटलुक बनता हुआ दिख रहा है, इन सब पर नजर रहेगी। लेकिन ओवरऑल नंबर्स जो हैं वो थोड़े से मिक्स रह सकते हैं बाटा के। तो ये तो बाटा के आने वाले नतीजों पर चर्चा हुई। गेल के भी नतीजे कल आएंगे। मार्च तिमाही में गेल के नतीजे कैसे रह सकते हैं? मानसी आपके पास आ रहे हैं, गेल के नतीजों पर अनुमान क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए गेल के नतीजे आय यहाँ पर बढ़कर आती हुई देखने के अनुमान है। 16.5% की बढ़ोतरी आय के फ्रंट पर देखने को मिल सकती है। वही मार्जिन जो हैं 12.4% से 14.3% पर जाते हुए दिख सकते हैं और मुनाफे में भी 21% का बढ़त का अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं। मुनाफा जो है 1490 करोड़ से बढ़कर 1800 करोड़ तक जाता हुआ दिख सकता है और कामकाजी मुनाफा करीब 34% की बढ़त दिखा सकता है। दरअसल ट्रेडिंग सेगमेंट से सहारा काफी हद तक यहाँ पर मिलता हुआ दिखेगा। बढ़ते एलएनजी की कीमत के चलते ट्रेडिंग सेगमेंट में मुनाफे का अनुमान है। एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमत का सहारा मिलता हुआ दिखेगा। वहीं सीजीडी में बेहतर मांग से ट्रांसमिशन वॉल्यूम में भी बढ़ोतरी की संभावना हम मानकर चल रहे हैं। पेटकेम मार्जिन में सुधार का भी अनुमान है। तो ऑल इन ऑल कह सकते कि हर लिहाज से गेल के नतीजे जो हैं ऑन ए पॉजिटिव साइड ही आते दिखेंगे। और आइए अब अनिल जी से समझते हैं कल के बाजार के लिए अहम संकेत क्या होंगे, साथ ही निफ्टी और बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स क्या होंगे। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स हल्की सी गिरावट के साथ मुश्किल से 40-50 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, यानी कि कोई बड़ा रुझान अमेरिकी बाजारों में आज रात को होगा इसकी संभावना अभी तो कम दिख रही है। लेकिन हाँ, जो भी हो और डाउ फ्यूचर्स जैसा भी ट्रेड करे उसके बेसिस पर हम खुलने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके बाद हमारे लिए आंकड़े जो अहमियत वाले होंगे कोरोना के, वो तो हम पचा चुके हैं और अच्छे मानकर ही चल रहे हैं। दूसरे, आज देखना होगा वायदा कारोबार में और कैश मार्केट में क्या एफआईज की तरफ से फिर से थोड़ी बिकवाली बढ़कर आती है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा देखना, और ये बाजार के ऊपर के लेवल पर बाजार को जाने से रोकने की कोशिश कर सकता है। लेकिन निचले स्तरों पर अच्छा सपोर्ट है। 15,575 15,625 निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट है जो कल के लिए भी काम करेगा और ये सपोर्ट लेवल आसानी से टूटने वाला नहीं है। उस रेंज में आते ही बड़ी तगड़ी खरीदारी होती दिखेगी और वो लेवल भी तब आएगा जब 15,675 के नीचे निफ्टी ट्रेड करे। लेकिन हाँ, बैंक निफ्टी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के बेहद नज़दीक पहुंचता हुआ दिख रहा है और वो है 34,900। 34,900 टूटने के बाद बैंक निफ्टी में कमजोरी का बढ़िया संकेत आता हुआ दिखेगा। तब बैंक निफ्टी आपका 34,400 से 34,600 की रेंज में कहीं भी जा सकता है, यानी कि 400-500 पॉइंट की जगह नीचे जाने की बैंक निफ्टी में खुल सकती है अगर 34,900 को तोड़े तो। और अगर यहीं पर सपोर्ट लेकर ऊपर आ जाए तो 35,500 से 35,700 की रेंज में बैंक निफ्टी में ऊपर जाएगा और वहां पर आपको बिकवाली भी आते हुए दिख सकती है। तो ओवरऑल कल के लिए फिलहाल आउटलुक ठीक है, रेंज बाउंड मार्केट होने की संभावना है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर एक्शन में है, तेजी में है, हालांकि थोड़ा सा पार्टिसिपेशन कम हुआ है। अब अच्छी बात यह कि क्वालिटी स्टॉक्स जहां पर एक्शन है, फ्लोज हैं, स्टोरी है, वही बढ़ रहे हैं। नहीं तो अब तक ये हो रहा था कि सारे स्टॉक्स तेजी से भाग रहे थे। तो कम से कम थोड़ा सा बाजार में ये सेंस आ रहा है कि हर एक स्टॉक को खरीदने के बजाय सोच समझकर आप स्टॉक्स खरीदें। तो थोड़ा एक तरफा तेजी होने के बाद बाजार अब रुक कर थोड़ा वक्त बिताकर सोच समझकर आगे बढ़ने के लिए तैयार होगा।
तो ये आपने जानी कल के लिए बाजार पर स्ट्रैटेजी। आइए अब देखते हैं शो में कल का ऑप्शन। एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया से बात करते हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां रखें? गुड इवनिंग स्वाति जी। देखिए, मार्केट में जिस तरीके से आज लोअर साइड से आज रिकवरी देखने को मिली, तो मार्केट का मूड माहौल तो ये दर्शाता है कि मार्केट में तेजी कंटिन्यू रहेगी। जरूर निफ्टी में एक 15,800 के आसपास एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, जो कि एक इमीडिएट हर्डल जैसा काम कर रहा है मार्केट में। लेकिन जिस तरीके के डेटा बने हुए हैं, हमें लगता है कि ये एक्सपायरी के पहले, वीकली एक्सपायरी के पहले 15,800 का लेवल क्रॉस होते हुए दिखेगा निफ्टी में। तो हम 15,800 का कॉल बाय करने की सलाह देंगे, जो कि करीब आज क्लोज हुआ है 37 रुपीज के आसपास। इसमें 18 रुपए का स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे और हमें लगता है कि 15,800 के लेवल को कल के सेशन में भी निफ्टी क्रॉस कर सकता है। तो इसके टारगेट हमें लगता है जो आना चाहिए करीब 70 रुपए के आसपास आते हुए दिख सकते हैं। तो तेजी का ही ट्रेड करना है 15,800 का कॉल ऑप्शन बाय करके। आज के दिन में अगर हम देखें तो इंश्योरेंस सेक्टर में भी एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। उसमें हमें HDFC लाइफ काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके से स्टॉक ने बॉटम बनाया है, तो हमें लगता है कि HDFC लाइफ को भी कल के सेशन में बाय किया जा सकता है। 720 तक के टारगेट हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं। तो 680 के स्टॉप लॉस से HDFC लाइफ भी बाय किया जा सकता है कल के सेशन में। बहुत शुक्रिया राजेश जी, आपने ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताई दर्शकों को। आइए अब विकास जी के पास चलते हैं। सर बताइए, अब लॉन्ग टर्म पिक आज आप कौन सी देने वाले हैं? बिल्कुल स्वाति, आज की मेरी जो लॉन्ग टर्म पिक है एक होटल स्टॉक है। कंपनी का नाम है इंडियन होटल्स, जो कि आज 135 के आसपास बंद हुआ है। टाटा ग्रुप की कंपनी है, एक दमदार कंपनी है, और ताज जो ब्रांड ऑफ होटल्स है वो ये कंपनी ओन करती है। आइकॉनिक प्रॉपर्टीज है इनके पास, और मुझे लगता है ये स्टॉक ग्रॉसली अंडर वैल्यूड है। इसका मार्केट कैप आज 16,000 करोड़ है, जबकि मुझे लगता है जितनी इनके पास आइकॉनिक होटल्स हैं काफी ज्यादा इसका मार्केट कैप होना चाहिए। और बाकी टाटा ग्रुप भी अपनी हिस्सेदारी लगातार इसमें बढ़ाते जा रहे हैं, वो भी एक बड़ा पॉजिटिव है। और एक अनलॉक थीम के ऊपर प्ले है। जिस तरह से हम नॉर्मल की ओर अब बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है होटल स्टॉक्स में यहाँ से अच्छा प्राइस देखने को मिलेंगे। तो इस स्टॉक को करंट लेवल पे खरीदारी करने की सलाह है, और मेरा मानना है आने वाले 9 से 12 महीने में 200 रुपए तक के लेवल से स्टॉक में डेफिनेटली आ सकते हैं। तो खरीदारी करने की सलाह करेंगे। तो लॉन्ग टर्म की खरीदारी इंडियन होटल्स में करने की सलाह विकास सेठी की। सर बहुत शुक्रिया। शो में शामिल हुए तमाम सहयोगियों का भी धन्यवाद हम तक एक्सक्लूसिव खबर और रिसर्च पहुंचाने के लिए। बाजार आज और कल में आज के लिए इतना ही।